जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है लाचार बुढ़ापा। बहुत बड़े शोरूम के मालिक बलराम प्रसाद जी एयरपोर्ट के बाहर खड़े भयानक गर्मी में आते जाते लोगों को पानी की बोतल खरीदने के लिए उनके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक बोतल खरीद लो बेटा, पापी पेट का सवाल है। इतने बड़े शोरूम का मालिक आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। मई के महीने में आग उगलते इस मौसम में बलराम जी आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटे हुए थे। पसीने से तरबतर आसमान की ओर निहारते हुए वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। वैसे तो रात के 1 बज रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से नींद जैसे गायब ही थी। नींद आती भी तो कैसे? सुबह से अनाज का एक दाना तक उनके मुंह में नहीं गया था। अब तो उनके पेट की आंतें भी खाने की गुहार लगा रही थी। बलराम जी धीरे से रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगे, लेकिन खाने के लिए कुछ पड़ा ही नहीं था। फिर थोड़ा सा पानी पीने की इच्छा से उन्होंने फ्रिज खोला तो दूध का बर्तन भी खाली पड़ा था। बूझे मन से बलराम जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पे आकर लेट गए। एक और तो इतनी भयानक गर्मी और दूसरा भूख से परेशान होकर वे बस दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब बहू उन्हें खाने के लिए कुछ दे। बलराम जी के कमरे में एक पंखा तक नहीं लगा हुआ था, जिस कारण वे आंगन में चारपाई पर ही सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहू अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। दरअसल कल रात को उनका बेटा अजीत और बहू कल्पना दोनों शादी में गए हुए थे और रात को वहीं से डिनर कर कर ही लौटे थे। बलराम जी के लिए उनकी बहू ने सुबह की बची 2 बासी रोटियां रख दी थी और अपने ससुर जी से यह कहकर चली गई कि अचार के साथ वह रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू कल्पना रात की बची हुई रोटियां बलराम जी को खाने को दिया करती थी और अब तो बलराम जी को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया और बेटा बहू शादी की दावत खाने के लिए चले गए। रात के समय जब बलराम जी को भूख लगी तो खाना खाने के लिए वे रसोई में गए, लेकिन जैसे ही रोटी निकालने के लिए उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा कि रोटियों को लाल चींटियों ने अपना ग्रास बना लिया है। लेकिन बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो खाने को कुछ नहीं दिखा। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। बेटा और बहू शादी से घर वापस लौटे, लेकिन बलराम जी की हिम्मत नहीं थी रही थी कि वे अपनी बहू से उस समय खाना बनाने को कहें। इसलिए वे चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे रहे और बेटा बहू अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, बलराम जी की भूख भी बढ़ती ही जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई और सुबह कुकर की सीटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू कल्पना रसोई घर में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से बलराम जी की भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। यह सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में एक कड़कती हुई जोरदार आवाज आई और वे अंदर तक कांप गए। कितनी देर लगा दी आपने उठने में? इतनी देर तक भी भला कोई सोता है? बलराम जी ने अपनी बहू की ओर देखा तो गरम चाय का प्याला बलराम जी के हाथ में थमाते हुए बोली, जल्दी से यह चाय पीजिए और घर के काम में मेरी मदद कराइए। 2 दिन के मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो दीजिए और छत पर सुखाने के लिए डाल दीजिए। और जब ये काम हो जाए तो सारे घर की झाड़ पोंछ भी करनी है। और हाँ, जरा तेजी से हाथ चलाना। घर पर मेरे मायके वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निबट जाना चाहिए। एक के बाद एक बहू बातें बोलती ही जा रही थी, लेकिन रात से भूखे बलराम जी बहू के आगे अपना मुंह तक न खोल पाए।
एक कप चाय पीकर ही अपने आप को दिलासा दिया और बाथरूम में रखे कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, परंतु वे मजबूर थे। सारा काम करने के बाद बलराम जी हाँफते हुए अपनी बहू के पास आए और बोले, बहू, घर का सारा काम मैंने कर दिया है, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रात से कुछ नहीं खाया। रात को जो रोटियां तुम खाने के लिए रख कर गई थी, उन्हें लाल चींटियों ने अपना ग्रास बना लिया था, इसलिए मैंने उन रोटियों को नहीं खा पाया। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान, अब यह इल्जाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जब तक मेरे मायके वाले आकर खाना नहीं खा लेते, तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। अरे अगर खाना कम पड़ गया तो? अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। अब यह मेरे सर पर मत खड़े रहिए। ऐसा कहते हुए कल्पना ने बलराम जी के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट थमाया और बोली, अपने कमरे में जाकर इन्हें खा लेना, और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते तब तक वहीं बैठे रहना, और इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपनी चारपाई को भी उठा लीजिए, मेरे घर को कबाड़ खाना बना कर रखा हुआ है। बलराम जी का एक मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रह गए कि बेटे के आते ही बहू हंगामा खड़ा कर देगी, और बेटा अजीत भी बहू की बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आने की धमकी देने लगेगा। जब से बेटे की शादी हुई है, उसे अपने बूढ़े बाप की तकलीफें नजर कहाँ आती हैं। वह तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातें सुनता है। इसीलिए बलराम जी ने चुपचाप चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दी और वहीं आकर बैठ गए। सोचने लगे कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमारा बेटा अजीत हमें मिला था। और हम लोग तो यही सोचते थे कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी लाठी बनेगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता था और ना उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता था। कभी एक पल भी निकालकर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं पूछता था कि पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं। अब तो जब भी मुंह से कुछ बोलता था बस आग ही उगलता था। बेटा और बहू जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी मुझे खा जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए? अरे था ही क्या मेरे पास, सिर्फ 2 कमरों का घर और छोटी सी एक कपड़े की दुकान। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा करूंगा। इसीलिए उसके होने के बाद मैंने दुगनी मेहनत की और एक लगातार 12 साल मेहनत करने के बाद एक छोटी सी दुकान शोरूम में तब्दील हो गई। उसके लिए बड़ा सा घर बनवाया और व्यापार की एक एक बारीकी उसे सिखाई, जिसके कारण आज अजीत एक अच्छा व्यापारी बना बैठा है। उसके बाद उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी भी करवा दी और बहू घर में आ गई। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। अब तक तो मेरी पत्नी दुर्गा भी जिंदा थी, लेकिन अचानक उसे डेंगू बुखार हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी पत्नी दुर्गा मुझे छोड़कर चली गई। जब तक दुर्गा मेरे साथ थी तब तक मैं इस घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा और बहू कितना मान देते थे मुझे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं दुकान संभालता था और मेरी पत्नी अपनी बहू के साथ घर के सारे काम संभालती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो जैसे बेटा बहू पर बोझ बनकर रह गया। धीरे धीरे बेटे ने दुकान पर कब्जा किया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। मुझे एक कमरे तक ही सीमित कर दिया। अपने ही घर में मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या खराब हुई कि बेटे ने मुझे दुकान पर बैठने से ही मना कर दिया, यह कहकर कि आप बूढ़े हो चुके हो, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। अब दुकान पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान में बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने दुकान पर पूरा कब्जा जमा लिया।
जेब में कुछ रुपए होते तो मैं बाहर से ही खाने को कुछ खरीद लेता, लेकिन बेटा मुझे 1 रुपए तक नहीं देता और बहू खाने को कुछ देती नहीं है। सोचते सोचते बलराम जी फूट फूट कर रोने लगे। बलराम जी की पत्नी दुर्गा को गुजरे 9 साल बीत चुके हैं और बेटे बहू का रवैया दिन पर दिन और भी बद से बदतर होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिला पाती थी। बलराम जी के बेटे ने उन्हें बूढ़ा करार देकर दुकान आने से तो मना कर दिया, लेकिन बहू अपने बूढ़े ससुर से घर के सारे काम कराने लगी। घर की साफ सफाई, झूठे बर्तन, कपड़े तक उनकी बहू उनसे धुलवाती थी और यदि वे कुछ कहते तो घर में कला शुरू कर देती। और इसी कलेश की वजह से बलराम जी आज तक चुप रहे, चुपचाप काम करते आ रहे थे। समय बीतने के साथ साथ उनके बेटे और बहू का व्यवहार तो बद से बदतर होता जा रहा था, लेकिन बेटे बहू को उनकी इतनी पर भी दया नहीं आई। उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी, तो घर का इतना काम वे कैसे कर पाएंगे। बलराम जी का एक पोता भी है जो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। जब उनका पोता छोटा था तब बलराम जी अक्सर उसके साथ खेल कूद किया करते थे और उनके पोते अमर को भी अपने दादाजी के साथ घूमना फिरना खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। अक्सर दादाजी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाया करते थे तो कभी बाजार में। दादा पोते में प्यार इतना था कि जब तक रात में अपने दादाजी से वे कहानी नहीं सुन लेता था तब तक उसे नींद नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद भी अमर अपने स्कूल की सारी बातें अपने दादाजी के साथ ही साझा किया करता था। अमर बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था, इसीलिए स्कूल खत्म होते ही माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। और जब से अमर पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया तब से बलराम जी बिल्कुल अकेले रह गए, क्योंकि एक उनका पोता ही था जिसके संग बात करके बलराम जी अपने सारे गम भूल जाया करते थे। अमर ही अपने दादाजी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखा करता था। अपने कमरे में बैठे बलराम जी अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वह अपनी यादों के समुद्र से बाहर आ गए। वे समझ गए थे कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालकर कुछ देखने की इजाजत नहीं थी। बाहर से खूब हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी और जोर शोर से नाश्ता पानी चल रहा था। रात से भूखे बलराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब बहू के मायके वाले खाना खाने आए तो उन्हें खूब खाने को मिले। बहू के मायके वाले आए 2 घंटे हो चुके थे। तब सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया। अब सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। उधर बलराम जी पानी पी पी कर अपनी भूख मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो पानी भी खत्म हो चुका था, इसीलिए पानी लेने के लिए जैसे ही वे अपने कमरे से बाहर रसोई में गए तभी रसोई में खड़ी बहू की माँ बहू से बोली, अरे कल्पना, तू अपने ससुर जी से भी कुछ काम काज कराती भी है या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं। नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं, अब यह बूढ़े हो चुके हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम काज तो करवा लेती हूँ, नहीं तो बैठे बैठे मुफ्त में खाना थोड़ी खिलाऊंगी इन्हें। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और बाहर चली गई। बलराम जी रसोई में खड़े खड़े अपनी बहू और समधन की बातें सुन रहे थे। उनके शब्द बलराम जी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि दिल को तो करता है अभी बोल दूं कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा हूँ, यह दुकान, यह बड़ा सा घर, सब कुछ मेरा खरीदा हुआ है। सोचते सोचते बलराम जी के हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर गया और रसोई घर में चारों तरफ पानी फैल गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर बहू भागती हुई आई और रसोई घर में चारों तरफ पानी गिरा देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती? जब मैंने आपको रसोई में आने से मना किया था, फिर क्यों आए रसोई घर में? पूरी रसोई गंदी कर दी। चलिए अब जल्दी से साफ कीजिए इसे। बहू का इस तरह जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि उनका बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया और बोला, पिताजी,
जब कल्पना ने आपको यहाँ आने से मना किया था तो फिर रसोई में आने की क्या जरूरत थी? पूरे घर में इधर उधर घूमना क्या जरूरी है आपका? एक जगह पर बैठा नहीं जाता? जरा सारा मजा खराब कर दिया। ऐसा कहते हुए बेटा बहू पैर पीटते हुए चले गए। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना अपने ही बच्चों पे जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था। आज बलराम जी पूरी तरह से टूट चुके थे। भरी आंखें लिए कांपते हाथों के साथ उन्होंने रसोई की सफाई की और नजरें झुकाए अपने कमरे में चले गए। अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और बलराम जी अभी तक अपने कमरे में खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू उन्हें कुछ खाने को दे दे। लेकिन बहू तो रसोई बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। बलराम जी को बहू को आवाज देते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो बेटा बहू दोनों गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर चुपचाप इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो घर से निकल जाओ। हमें वैसे भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर बलराम जी अंदर तक पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और कहाँ जाएं। लेकिन अब यह अपमान भी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक में पुराने पर्स में कुछ पैसे रखे थे। वह पैसे निकालकर उन्होंने अपनी जेब में डाले और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने रोककर इतना भी नहीं पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बलराम जी की जेब में कुल मिलाकर 800 रुपए थे। चलते हुए वे सोचते जा रहे थे कि इन 800 रुपए से ऐसा क्या कर सकते हैं कि भूख की बड़े जोरों से लगी थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले 100 रुपए के एक ढाबे पर खाना खाया और पेट की भूख को शांत किया। बलराम जी शुरू से ही एक सफल व्यापारी थे। वो बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन दिमाग अब भी बिजनेसमैन वाला ही था। बाकी के बचे 700 रुपए हाथ में लेकर सोचने लगे, ऐसा क्या किया जाए जिससे भूखे पेट भी ना सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से कुछ पानी की बोतल खरीदी और एयरपोर्ट के बाहर जाकर आने जाने वाले लोगों को बेचने के लिए खड़े हो गए। इतनी भयानक गर्मी में भी काफी देर तक पानी खरीदने के लिए कोई नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वे पसीने से भीग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। इतनी भयानक गर्मी में दूसरों की प्यास बुझाने वाले बलराम जी खुद अपनी भूख प्यास से जूझ रहे थे। लेकिन इतनी बेबसी होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उनकी पानी की बोतल बिकने लगी और शाम होने तक सारी पानी की बोतल बिक गई और उन्हें 200 रुपए का फायदा भी हो गया। रात होने को थी तो घर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में ढाबे से खाना खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर बहू तो उन्हें खाने को कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए खाना खाकर वे घर लौटे। अब हर रोज बलराम जी ऐसा ही करने लगे। वे बूढ़े हो गए थे, लेकिन उम्र में उन्हें मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह घर के सारे काम करने के पश्चात बलराम जी रोजाना पानी की बोतल बेचने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाकर खड़े हो जाते और बेटा बहू तो वैसे भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। इसलिए वे भी उनसे कोई भी बात न पूछते थे न बताते थे कि आप इतने समय के लिए कहाँ जाते हैं। बलराम जी के पास अपना खर्च करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे और उन्हीं पैसों से वह भरपेट खाना भी खा लेते थे और कुछ पैसे बचा भी लेते थे। अब उन्हें हर छोटी मोटी चीज के लिए अपने बेटे बहू के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते थे। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद बलराम जी के पोते अमर की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने मम्मी पापा और दादाजी को सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहा था कि मुझे अचानक अपने सामने देखकर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे और दादाजी तो मुझे गले से ही लगा लेंगे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से जो मिलेंगे। अमर के साथ उसका एक दोस्त भी इंडिया वापस आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अमर अपने दोस्त को दादाजी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसके विदेश जाने की बात सुनते ही उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे
और आज उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके दादाजी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे ही अमर अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहीं गेट के बाहर उसके दादाजी पानी की बोतल हाथ में लिए बेच रहे थे और रह रहकर अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे थे। उसी समय अमर के दोस्त ने उससे कहा, अमर, यह तो तुम्हारे दादाजी लग रहे हैं। वे दोनों बलराम जी के नजदीक गए। जाकर देखा तो अमर की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह सचमुच उसके दादा ही जे थे। दादाजी आने जाने वाले लोगों को बुलाकर पानी की बोतल खरीदने की गुजारिश कर रहे थे। जैसे ही अमर उनके पास गया तो बिना देखे ही उन्होंने उसे बोला, यह पानी की बोतल खरीद ले बेटा। कितनी गर्मी है, प्यास लग रही होगी, कितनी दूर का सफर तय कर कर आए होंगे। उसी समय अमर की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। भरे गले से अमर बोला, मुझे तो बस मेरे दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज सुनकर बलराम जी ने जैसे ही नजरें उठाई तो सामने उनका पोता अमर खड़ा था। दोनों दादा पोता एक दूसरे से खूब कसकर गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। पास में खड़ा अमर का दोस्त भी ये सारा नजारा देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। फिर अमर ने अपने दादाजी की ओर देखा तो वह पहले से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। उनके चेहरे को देखते ही उसे प्रतीत हुआ कि मानो उन पर वेदनाओं के पहाड़ चकनाचूर हुए हो। भरे गले से पूछा, दादाजी, लेकिन आप यहाँ ऐसी हालत में पानी क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। अब आपको पानी बेचने की क्या जरूरत आन पड़ी? और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको यह सब करने से मना नहीं किया? देखिए तो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं पहले ही अपनी दादी को खो चुका हूँ। आज इतने दिनों बाद अपने पोते के मुंह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर बलराम जी फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही बलराम जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया तो अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। आज तक वह अपने जिन माता पिता को भगवान का दर्जा देता आया था, आज उनकी करतूत सुनकर वह दंग रह गया था। इंसान के भेष में कोई शैतान वाली हरकत भी कर सकता है, उसे यह बात मालूम नहीं थी। लेकिन अब अमर ने ठान लिया था कि जिन लोगों ने उसके दादाजी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, उन्हें वह सबक सिखा कर ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले वह अपने दादाजी को एक बढ़िया से होटल में ले गया और वहां पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसके बाद उस होटल में उनके लिए एक आरामदायक कमरा बुक करा दिया और उनकी सभी जरूरत की चीजें उनके पास रखवा दी। थोड़ी देर बाद उनके साथ समय बिताया और फिर बोला, दादाजी, आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलता रहूंगा। आपके लिए खाना वेटर लेकर आपके कमरे में ही आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर अमर अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही अमर घर पहुंचा तो उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और बोली, अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम भारत वापस आ रहे हो। हमें बताते तो हम तुम्हारे स्वागत की अच्छी सी तैयारी करके रखते। फिर अमर अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अगर मैं पहले बता देता तो मैं सब कैसे देखता जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी कल्पना जल्दी से अपने पति को आवाज लगाते हुए बोली, अजी देखिए तो, हमारा बेटा आया है। कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए जैसे ही कल्पना अपने बेटे को गले लगाने लगी, तभी अमर ने अपनी माँ का हाथ पीछे झटक दिया और बोला, माँ, पहले मुझे ये बताओ कि दादाजी कहाँ हैं और वे घर में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए अमर अपने दादाजी के कमरे में चला गया, लेकिन दादाजी वहां नहीं थे। यह उसे भी मालूम था। वह तो बस अपने माता पिता के सामने नाटक कर रहा था। तभी कल्पना घबराई सी उसके पीछे पीछे गई
और फीकी सी हंसी लिए हुए बोली, अरे बेटा, तुझे तो मालूम है तेरे दादाजी कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, बस सारा दिन खाते पीते ही रहते हैं और कमरे में पड़े पड़े बोर होते रहते हैं। इसलिए हमने ही उन्हें कहा था कि कभी कभार बाहर भी चले जाया करो, नहीं तो हड्डियां जाम हो जाएंगी। अब माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमर की हैरानी का ठिकाना ना रहा। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन बलराम जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। तब अमन ने अपने पिता से पूछा, पापा, दादाजी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, कभी कभी तेरे दादाजी अपने दोस्त के घर भी चले जाते हैं, तो वहीं पर एक दो दिन लगा लेते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह अमर तैयार होकर अपने दादाजी से मिलने होटल निकल गया और वहीं बैठकर उनके साथ खाना खाया। अपने दादाजी को हिम्मत देते हुए बोला, दादाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद अमर अपने दादाजी को लेकर घर पहुंचा तो उनके बेटा बहू उन दोनों को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी कल्पना ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हें दादाजी कहाँ मिले? तो अमर अपने चेहरे पर नफरत लिए अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, आपने तो मुझे सही ढंग से बताया ही नहीं कि दादाजी कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने अपने दादाजी को ढूंढ ही लिया। तो बेटे की बात सुनकर दोनों माता पिता उससे नजरें चुराने लगे। तो अमर बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपना माता पिता कहते हुए। इतने एहसान फरामोश लोग हैं आप, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि कल मैंने एयरपोर्ट के बाहर अपने दादाजी को पानी की बोतल बेचते हुए देखा। अगर मैंने ये सब कुछ ना देखा होता तो मेरे सामने आपकी असलियत कभी ना आती। अरे कहा जाता है कि महिलाएं नरम दिल की होती हैं, लेकिन आप एक औरत होकर अपने पिता समान इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और पापा, आप अपने पिता को सताकर आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटा होते हुए आप अपने बूढ़े पिता की तकलीफ नहीं समझ पाए। कल को अगर यही सलूक मैं आप दोनों के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? और आप शायद भूल गए थे कि यह बड़ा सा घर और दुकान जिस पर आप कब्जा कर कर बैठे हुए हो, वह सब मेरे दादाजी का ही है। और आपने उन्हीं पिता को अपनी बची हुई रात की सूखी रोटियां खिलाई, उनके कमरे में एक एसी तो छोड़ो, पंखा तक नहीं लगवाया। अरे ऐसा सुलूक कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता, जैसा आपने अपने बूढ़े पिता के साथ किया है। इस बात की सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पर पहुंच गए। तभी अमर बोला, यहाँ आने से पहले हमने आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। इंस्पेक्टर को देखते ही अजीत और कल्पना पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। उसी समय एक जोरदार चांटे की आवाज आई और अपने गाल पर पड़े इस तमाचे के कारण अजीत जमीन पर गिर पड़ा। तभी बलराम जी बोले, अरे ऐसी औलाद से तो वे औलाद रहना ज्यादा बेहतर है। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिता के मुंह से यह बात सुनते ही वे दोनों माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती बाहर की ओर ले जाने लगे, तभी बलराम जी ने देखा कि उनके पोते अमर की आंखों में आंसू थे। उसी समय वे बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने अजीत और कल्पना को चेतावनी देते हुए कहा, बुढ़ापा तो सभी का आना है। आज आपके पिताजी बूढ़े हैं, कल आप लोग भी बूढ़े होंगे और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको भी मिलेगा। यह बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब वहां से चले गए और अमर अपने दादाजी के गले लग पड़ा। उस दिन के बाद से बलराम जी के बेटा और बहू उनका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे। उनकी हर छोटी से छोटी जरूरत और खाने पीने का ध्यान वे बहुत ही अच्छे से रख रहे थे। अब बलराम जी अपने घर पर बहुत शांति से रहते थे।
और हर पल अपने पोते को दिल से आशीर्वाद देते थे। तो दोस्तों, अपने पोते की खातिर बलराम जी ने अपने बेटे बहू को माफ करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। जय श्री राम।